नमस्कार। सुनो कहानी श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है एक और कहानी परदेशी, जिसकी लेखिका हैं ममता कालिया जी। अजब परिवार है हमारा। 3 भाई बहन 3 देशों में बसे हैं। सब एक दूसरे के लिए तरसते रहते हैं। जब हुड़क तेज उठती है तो एक दूसरे को लंबे लंबे फोन कर लेते हैं, प्यार भरे कार्ड भेजते हैं, अगले साल मिलने का वादा करते हैं। कुछ दिनों को जी ठहर जाता है। पहले सब इकट्ठे रहते थे। लखपत कोट का वह बड़ा मकान भी छोटा पड़ जाता। वहीं शादियां हुई, वहीं नौकरी लगी। बड़े भैया केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हुए, बहन ट्रेनिंग कॉलेज में प्रशिक्षक, नीरद कपूरथला कॉलेज में लेक्चरर हो गया। भाई अखबारों का गहन अध्ययन करते थे। अमरजीत अखबार की तरफ ताकती भी नहीं थी। नीरद कॉलेज जाकर कई अखबारों की सुर्खियां देख लेता। उसकी दिलचस्पी का क्षेत्र साहित्य था। उन्हीं दिनों भाई को कनाडा जाने का रास्ता नजर आया। अखबार में वहां स्कूलों के लिए दर्जनों पद निकले थे। भाई भाभी ने 4 फॉर्म मंगा लिए। घर में बड़ा बावेला मचा। बाऊजी और बीजी ने कहा, दोनों भाई इकट्ठे चले जाओगे, हम किसके सहारे जिएंगे? भाई ने कहा, अमरजीत है, पंकज है और आपकी सारी कबीलदारी यही है। बेटे का हाथ लगे बिना तो स्वर्ग भी नहीं मिलता। बीजी रोने लगी। भाई बोले, एक बार हम वहां जम जाएं तो आप दोनों को भी बुला लेंगे, बल्कि अमरो और पंकज को भी वहीं काम दिला देंगे। शाम को नीरद कपूरथला से लौटा तो बीजी ने उससे कहा, तू तो बड़ा मीसना यानी घुन्ना निकला, अपने आप बाहर जाने का प्रोग्राम बना लिया। नीरद हक्का बक्का सारी बात जानते ही भड़क गया। मेरे लिए फैसला लेने का हक किसी को नहीं है, चाहे कनाडा हो चाहे टिम्बकटू, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। भाई ने समझाया, यहां से 40 गुना तनख्वाह मिलेगी, घर का सारा दलिद्दर धुल जाएगा। आप धो अपना दलिद्दर, मेरा फॉर्म कोई जमा ना करे। बेवकूफ, तू भरकर दस्तखत करेगा तभी जमा होगा फॉर्म। कहाँ है फॉर्म? लाओ मैं फाड़ दूं। नीरद उठा। अमरजीत ने फॉर्म बीच में लपक लिया। पंकज भी उस दिन वहीं आया हुआ था। तुम्हें नहीं जाना तो हमें दे दो, हम भी निकल कर देखें इस नरक से। नीरद उछल पड़ा। किसे नरक कह रही हो? इस घर को या उस घर को या अपनी नौकरियों को? हद है, जरा सी सेंध क्या मिली, तुम्हें यहां नरक दिखाई देने लगा? क्या है यहां पर? सारे दिन मेहनत करो, गिने गिनाए रुपए हाथ आते हैं। 4 ट्यूशन न करें तो घर का खर्च नहीं चलता। आए दिन लूट खसोट का आतंक। जा बच्चा, तू भी गोरों का देश देख ले, बाबूजी ने कहा। इस तरह एक एक कर वे चारों चले गए। हम भी बहुत दिन पंजाब नहीं रह पाए। नीरद को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नौकरी मिल गई और हम सब इलाहाबादी बन गए। इस बीच बच्चे छोटे से बड़े हो गए। भाई की 3 बेटियां और अमरों के चीनू मीनू हमारे ताक पर फोटोग्राफ बनकर रखे रहे। उनके बारे में खबर मिलती रही कि सैंडी बहुत अच्छा पियानो बजाती है, कि नीता ने सोशल वर्क में ग्रेजुएशन किया है और साधना की शादी वहीं के एक अमीर बाशिंदे से तय हो गई है। हमारी स्मृतियों में वे अभी भी बच्चियां थीं, जो यहां से जाते वक्त रो रही थीं और कहती थीं, हमें नहीं जाना इतनी दूर, हम वापस आ जाएंगे। इस बार भाभी ने फोन पर कहा, भावना, हमारा बहुत अच्छा दोस्त रिचर्ड भारत आ रहा है। 1 हफ्ते राजस्थान घूमकर वह इलाहाबाद पहुंचेगा। 1 हफ्ते वह वहां रहेगा। उसके आराम का पूरा ध्यान रखना, घर की सफाई कर लेना, कहीं भी गंदगी मच्छर छिपकली न दिखने पाए। रिचर्ड डॉक्टर है, तुम्हारे भाई उसे साथ लेकर आते, पर उन्हें अभी छुट्टी नहीं मिल रही है। हमें तुम पर भरोसा है, जैसे हमारे आने पर मेहमान नवाजी करती हो वैसी ही करना। इस फोन के बाद काम के तामझाम में मैं बस चक्कर गिन्नी हो गई। एक नजर घर पर डाली, दूसरी परिवार पर, लगा दोनों गड़बड़ हैं। घर तो बिल्कुल अजायब घर बना हुआ था। खाने के कमरे में बीजी का तख्त बिछा हुआ था। ड्राइंग रूम का प्लस्तर उखड़ा पड़ा था। अंदर बच्चों ने अपने कमरे को कंप्यूटर रूम बना रखा था। पढ़ने वाले कमरे में कपड़े बिखरे रहते। ड्रेसिंग टेबल सीढ़ियों पर रखी थी और रसोई इतनी घिचपिच थी कि खुद मुझे ही उसमें सामान ढूंढने में गश आ जाता। छोटे से आयतन में बना यह फ्लैट ऐसा था कि इसमें मोहब्बत या मजबूरी के अलावा साथ रहने का कोई औचित्य नहीं था। मैंने बच्चों से कहा, देखो, ताई जी के मेहमान 3 दिन बाद आ रहे हैं, तुम अपना कमरा साफ कर लो, बगल वाले कमरे में उन्हें ठहराएंगे। वे तुम्हारा कमरा देखकर क्या सोचेंगे? बच्चों ने कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरी बार टोकने पर मन्नू अपने कमरे में पड़ी सारी किताबें, सीडी और तौलिए हमारे कमरे में पटक आया।
मैं घर भर का कबाड़ पड़छत्ती पर डालती, अलमारियों के ऊपर चिनती, पौधों को छांटती, पगलाई डोलती रही। नीरद ने कहा, क्यों परेशान होती हो? जैसा घर है वैसा ही रहने दो। अगर यहाँ उसे तकलीफ होगी तो अपने आप होटल में चला जाएगा। मेरे लिए यह तर्क ग्राह्य नहीं था। वह क्या सोचेगा कि पढ़ी लिखी लड़कियां हिंदुस्तान में ऐसे घर चलाती हैं? भाभी अलग खफा होंगी। 3 दिन के घनघोर परिश्रम से मैंने अध्ययन कक्ष में रद्दोबदल कर उसे अतिथि कक्ष में तब्दील कर दिया। चुन चुन कर घर की सभी नायाब चीजें यहाँ पहुंच गईं। बिस्तर पर 4 इंच का फोम का गद्दा, दीवारों पर पिकासो और विंची की बनाई हुई तस्वीरों के फोटो प्रिंट, नया टर्किश तौलिया, विदेशी बाथरूम स्लीपर, नया जग और एक अदद फ्रिज भी कमरे के बाहर वाली जगह में रखवा दिया। अन्नू ने इतनी तैयारियां देखकर कहा, वाह मम्मी, यह कमरा तो बिल्कुल विदेशी लग रहा है। बस एक मेम की कसर है यहाँ पर। मैंने कहा, अन्नू प्लीज तुम अपना म्यूजिक सिस्टम इस कमरे में लगा दो, अगले हफ्ते तक की बात है। आश्चर्य कि बिना हुज्जत के दोनों बच्चों ने अपना जान से प्यारा म्यूजिक सिस्टम अतिथि कक्ष में फिट कर दिया। मैंने चुन चुन कर बाख, बिथोवन, मोजार्ट के कैसेट टेबल पर रखे। बच्चों ने कहा, हम थोड़ा पॉप भी रख देते हैं, नहीं तो उसका हाजमा खराब हो जाएगा। 6.5 फीट लंबा रिचर्ड पार्कर जब नीरद के साथ घर में घुसा तो कमरा उसकी उपस्थिति से एकदम भर गया। वह सभी से गर्मजोशी से मिला। बीजी को उसने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते। मैंने उसके लिए चीज सैंडविचेस पहले ही बनाकर रख लिए थे। जल्दी से चाय बनाई। पुरानी सेविका मालती का मन नहीं माना। इतनी दूर से आए मेहमान को सिर्फ एक चीज के साथ चाय पिलाते हैं कभी? उसने आलू प्याज के पकौड़े बना डाले और पापड़ तल दिए। रिचर्ड इतना सब देखकर भौंचक्का रह गया। उसने गप से एक पकौड़ा मुंह में रखा। ओह आ! पकौड़ा बहुत गर्म था। रिचर्ड कुर्सी से उछला और पकौड़ा मुंह से बाहर निकला। बच्चों की तरफ देखकर हंसा। सॉरी, उसने कहा, फिर पकौड़े को फूंक फूंक कर मुंह में डाला। डिलीशियस, उसने कहा और 3/4 प्लेट चट कर गया। उसे चाय भी बढ़िया लगी। यह कहना मुश्किल था कि हमारी मेहनत रंग दिखा रही थी या उसका मूड। शाम को हम उसे नदी किनारे घुमाने ले गए। उसकी आदत थी, वह एक एक चीज के इतिहास में जानने का प्रयत्न करता। यह घाट किसने बनवाया? कौन से सन में बना? ये मूर्तियां कौन से भगवान की हैं? इतने सारे भगवानों से आप लोग कंफ्यूज नहीं होते? यह मल्लाह कब से नाव चलाता है? इसकी उम्र क्या है? जाहिर था कि हम उसके सभी सवालों के जवाब नहीं दे पाए। घर आकर हमें यह भी लगा कि हम अपने परिवेश के विषय में कितने कम तथ्य जानते हैं। बीजी ने कहा, नीरद, रिचर्ड से कह कि निक्कर बनियान में बाहर ना निकले, कपड़े पहनकर जाया करे। पर रिचर्ड को बहुत गर्मी लग रही थी। वह कनाडा के एल्बर्टा इलाके से आया था, जहां तापमान हिमांक से कई डिग्री नीचे रहता है। अंग्रेजी जानते हुए भी उसका लहजा समझने में हमें थोड़ी दिक्कत हो रही थी। किसी तरह काम चलाऊ बातें हो जाती, पर मैंने पाया बीजी और बच्चों को ऐसी कोई परेशानी नहीं थी। वे सब मिलकर घंटों टीवी देखते। भाभी ने अपने ऑफिस और घर के अंदर बाहर का एक वीडियो टेप भी भेजा था। उसे वीसीआर पर लगाकर वह बताता जाता क्या हो रहा है। जो बात शब्दों से स्पष्ट न होती वह अभिनय करके पूरी करता। सब ठहाके लगाते। बिना भाषा के वह बीजी को भाई के हाल बता देता। थोड़ी देर को मैं दोनों के बीच दुभाषिया बनी। फिर बीजी ने मुझे उठा दिया। इसकी बातें मेरी समझ आ रही हैं, उन्होंने कहा। पहली रात में मनाती रही कि ऊपर के कमरे में कहीं कोई छिपकली चूहा अपनी दैनिक गश्त पर ना आ जाए। मच्छरों के खिलाफ कई इंतजाम पहले से कर रखे थे। खाने का समय सकुशल बीता। सीधा सादा शाकाहारी भोजन था। उसे अच्छा लगा। पानी उबला हुआ था, फिर भी उसने नहीं पिया। उसने मालती से कहा, चाय। हिंदी के 2-3 शब्द वह वहीं से सीख कर आया था। अच्छा, हाँ, नहीं का उच्चारण और अर्थ वह जानता था। यह सोचते हुए कि हर विदेशी को खजुराहो जाने की बेताबी होती है, हमने उसके लिए टूरिस्ट बस से वहां जाने का आरक्षण करवा दिया। उसे बताया। उसने गर्दन हिलाई। नो, आई प्लान टू गो टू सारनाथ। नहीं, मेरा इरादा सारनाथ जाने का है। सारनाथ हम सब किसी भी दिन कार से चलेंगे। नीरद ने कहा, पहले तुम वह जगह तो देख लो जिसके लिए भारत आए हो। उसने कहा वह ट्री ऑफ नॉलेज बोधि वृक्ष देखेगा। उसकी बहन ने उससे बौद्ध उपासना के उपकरण मंगवाए हैं, वे खरीदेगा।
हमारे लिए अपने काम से छुट्टी लेना मुश्किल था। उसने कहा, मैं अकेले चला जाऊंगा, आप मुझे गाड़ी में बिठा दें। अच्छे मेजबान की तरह हमने कहा, अभी जल्दी क्या है, आए हो तो 2-4 दिन रह लो। उसने अपनी डायरी दिखाई जिसमें उसके 1 महीने के प्रवास का पूरा टाइम टेबल बना हुआ था। अनजान जगह में अकेले जाते तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने पूछा। क्या आपको मुझसे डर लगा? नहीं ना, फिर मैं आपसे कैसे डर सकता हूं? इंसान तो हर जगह एक सा है। पर तुम्हारे पास हमारी भाषा नहीं है, अपनी जरूरत कैसे बताते हो? काम चल जाता है। देखो, नीरद बोले, इस देश में जितने अच्छे लोग हैं उतने बुरे भी। कोई दुश्मन जैसा मिल गया तब? मुझे आपके भाई ने बताया था कि भारत में पानी के सिवा तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं होगा, रिचर्ड ने हंसते हुए कहा। खजुराहो का आरक्षण रद्द करवा दिया गया। अगले 2 दिन का समय उसने ज्यादातर घर में बिताया। दोपहर में वह आनंद भवन देख कर आया। रात के खाने पर हम सब इकट्ठा बैठकर बातें करते रहे। परिचय का प्रथम संकोच टूटने के बाद अन्नू मन्नू अपनी पुरानी बुलंदी पर थे। मन्नू ने पानी अपने गिलास में डालने के चक्कर में मेज पर फैला दिया। मैं परेशान हो उठी। कितनी बार कहा है तुम दोनों छोटी मेज पर खाया करो। मैंने भुनभुनाते हुए झाड़न की तलाश की, जो नहीं मिला। तुम्हें कनरस पड़ा हुआ है, बड़ों के बीच घुसकर बैठना क्या बच्चों को शोभा देता है? मैं और भी बोलती, दिन भर की भड़ास निकालने को थी। वैसे भी परिवार का ख्याल है कि डांटते हुए मुझे नशा चढ़ जाता है। गुस्से में मैं जन्म जन्म की गलतियां गिनने लगती हूँ। दुखी होकर मन्नू ने खाना ही छोड़ दिया। रिचर्ड ने इसरार किया, मन्नू, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मेरे कहने से खा लो प्लीज। हमें भूख नहीं है, उसने कहा। उसके छोड़ते ही अन्नू ने भी अपनी प्लेट सरका दी। हम भी नहीं खाएंगे। बीजी बोली, इधर तो आ, मैं तुम दोनों को खिलाऊंगी। भगतिन बिल्ली की कहानी सुननी है? जब ये दोनों छोटे थे, दादी से कहानी सुनते हुए उन्हीं के हाथ से खाना खाते थे। अब बच्चे कुछ बड़े हो गए थे, पर खाने के समय कभी भी छोटे बन जाते। दोनों के मुंह फूले रहे। बीजी ने कहा, जो मेरे पास पहले आएगा उसे 1 रुपया मिलेगा। दोनों दादी के तख्त पर एक साथ उछल कर चढ़े। मालती ने नई प्लेट में खाना लगाकर बीजी को दिया। बीजी ने दोनों को बातों में ऐसा लगाया कि वे सारी रोटियां चट कर गए। मेरा मूड अभी भी उखड़ा हुआ था। हमारे घर में 2 दिन भी सभ्यता से रहना दूभर है। बच्चों को अकल सिखाओ तो बड़े बोलने लगते हैं, इसलिए शायद रिचर्ड यहाँ से जल्दी जा रहा है। रिचर्ड ने भोजन के बाद चाय पीते हुए हम दोनों से कहा, आपकी मेहमान नवाजी को मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। आपके परिवार में मुझे बहुत अपनापन मिला है और यहाँ की गड़बड़ियां भी कभी नहीं भुला पाओगे। मैंने कहा, जिन्हें आप गड़बड़ियां कह रही हैं उनके लिए हमारे देश में तरसते हैं लोग। कहाँ मिलती है घर परिवार की गर्मी? मुझे देखिए, 12 साल की उम्र से अकेला हूं। माँ बाप का तलाक हो गया। पहले माँ के साथ रहा 2 साल, बाद में उसने दूसरी शादी कर ली, फिर पिता के साथ रहा। उसके साल भर बाद पिता ने भी शादी कर ली। मेरे लिए कहीं जगह नहीं बची थी। अब तो आप वयस्क हैं, मैंने कहा, पर कितना अकेला। एक बात बताऊं, वहां अल्बर्टा में हम सब अकेले हैं, द्वीप की तरह। आपके भाई कभी कभी कहते हैं। नीरद ने ठीक किया जो परदेश नहीं आया। नीरद को अपने पर नाज हुआ। बोला, रिचर्ड, मैं तो तभी जानता था कि रोटी के लिए कोई अपनी मिट्टी नहीं छोड़ता। मेरा तो पढ़ने लिखने का काम है। शोहरत बदनामी जो मिलनी है यही मिले। 7 समुंदर पार चला गया तो कौन सुनेगा मेरी आवाज? मेरे शब्दों में से सारी खुशबू निकल जाएगी। राइट, रिचर्ड ने कहा, तुम्हारे भाई को उसका एहसास है। आपके घर में अभी डिनर के समय 3 पीढ़ियां एक साथ खाना खा रही थी। अरे, दुर्लभ सुख है यह। ऐसा दृश्य देखे मुझे बरसों हो गए कि बच्चों के माँ बाप अपने माँ बाप के सामने आज्ञाकारी बच्चे बन जाएं। 3 पीढ़ियां एक छत के नीचे एक कमरे में प्रेम से बैठी हैं। कहीं कोई तनाव नहीं। आपके बच्चों को एक नॉर्मल लड़कपन मिल रहा है। बहुत बड़ी बात है यह। इसे कभी कम करके मत देखिएगा। रिचर्ड सुबह बनारस चला गया, पर मुझे जीवन भर के लिए शिक्षित कर गया। वह अलमस्त परदेसी सिर्फ सैलानी नहीं था। तो ये तो थी कहानी। मुझे आशा है आपने आनंद लिया होगा। इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि महान साहित्यकारों की ये रचनाएं युगों युगों तक जीवंत रहें। तो मिलते हैं अगली मजेदार कहानी में। धन्यवाद।